हेलो झारखंड, वंस अगेन वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। दिस इज द पार्ट 51 ऑफ दिस सीरीज। 8 बजे यह वीडियो आपको मिलता है। जैसे सीजल में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल होगा, बाकी सारे पार्ट्स पर विजिट कर लें। आज का 2 बजे का क्लास सस्पेंड रहेगा, डेली नहीं ला पाऊंगा। बोला तो था शुरू में, सोचा लेकिन नहीं हो पाता है। बहुत सारा मटेरियल आपको सर्च कर भी तो करना पड़ता है, तो देता रहूँगा ओके अल्टरनेट डे पे। और सस्पेंड नहीं कर रहा हूँ, शाम को तो लेक्चर आएगा ही। बाकी सर्च करने में बहुत सारा टाइम रहता है, लग जाता है, और भी पर्सनल कुछ काम होता है तो उसमें चला जाता है। 3 वीडियो लाना तो उसमें पॉसिबल नहीं है, कभी कभी आएगा, कभी कभी सस्पेंड करूँगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी PDF और क्विज के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट रहें। आप लोग को टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट रहना है। वहाँ से मैं क्विज डालने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। जैसे लोकल न्यूज़पेपर है तो उससे जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, या उससे जाकर कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी फालतू चीज़ नहीं दूंगा। मुझे पता है, प्रीवियस ईयर सारा देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना चीज़ देना है। तो कोई फालतू चीज़ आपसे शेयर नहीं करूँगा, भटकाऊंगा नहीं। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही आपको साथ डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे कनेक्ट रहें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 51। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड अब किया जा रहा है। तो ICSE CGL 2017 का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा आज के इस लेक्चर में। Choose the part of the sentence that contains an error. Two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. पढ़ते पढ़ते पता चला कि एरर कहाँ पे है। नहीं चला तो अभी पता चल जाएगा। 2 पर्सन ऐसे लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। 2 पर्सन नहीं, मेन बोलिए, 2 आदमी थे जो लड़ रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि अब मेरा वॉच है तो मेरा वॉच है। कल भी ऐसा ही हुआ था, 2 बच्चे आपस में लड़ने लगे भाई बहन कि मेरा स्केल है, मेरा स्केल है। मैं बोला किसका स्केल है, तो दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा होगा। तो बाद में पता चला कि लड़का ही झूठ बोल रहा था। तो इस तरह से है। तो देख लीजिएगा, द 2 men were quarreling with one another, यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब 2 पर्सन के बीच में कुछ कार्य होता है तो वहाँ पे ईच अदर का यूज किया जाता है, न कि वन अनदर का। ओके, वन अनदर का यूज कब करते हैं, जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तब जाके वहाँ पे वन अनदर का यूज किया जाता है। तो साफ साफ यहाँ पे पहला सेगमेंट है सेंटेंस का, उसमें साफ साफ बोला है 2 men, यहाँ पे प्लूरल है मैन का। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। बी में तो बी है, बी में तो इसको टिक लगा लीजिए। ओके, तो यही इसका था। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल, और फिलर है नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग फ्रॉम ऑफ सिंस या टिल। जैसे CGL 2017 का क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन में होना चाहिए सिंस। सिंस क्यों, क्योंकि आप लोग पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सिंस होता है। ऐसे तो ऑप्शन में डाले नहीं है, एक ऑप्शन 4 भी डालते हैं, क्योंकि सेंटेंस देख लीजिए किसका है, नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, या सिंस मॉर्निंग ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, वाक्य है यार, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। जैसे कि मॉर्निंग से चिल्ला रही है, ठीक है, मॉर्निंग से चिल्ला रही है, चुप ही नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंस किस लिए लगाया, वो तो पॉइंट हो गया कि समझा दिया कि ये टेंस है। सिंस इसी लगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 4 का यूज करते हैं। जैसे बहुत दिनों से हो गया, बहुत सालों से हो गया, बहुत घंटों से हो गया, तो ये सब से 4 लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये सब सर्टेन मतलब फिक्स एक टाइम होता है, ठीक है। वहाँ से कोई शॉर्टकट, जैसे मॉर्निंग से हो रहा है तो मॉर्निंग एक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि हाँ मॉर्निंग होता है। अब मॉर्निंग में 2-3 घंटा का होता है तो उतना अंडरस्टैंड मत कीजिएगा, बस एक पॉइंट ऑफ टाइम को आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज एंटोनिम बताना है ग्रोटेस्क्यू का, फ्री, ऑड, प्लेन या फिर क्वेर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेर। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है ना कोई चीज विकृत चीज, या फिर बोलिए असामान्य चीज, ठीक है। तो कोई असामान्य होता है यानी कि थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का चीज होता है, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू यानी कि क्वेर। और कोई चीज खराब होता है ना, जैसे कोई चीज खराब हो चुका है विकृत टाइप का, तो उसके लिए भी यह ग्रोटेस्क्यू वर्ड यूज किया जाता है। बाकी फ्री, ऑड, प्लेन ये सब इसका मतलब तो सिंपल होता है। ऑड मतलब भी खराब होता है एक तरह का। तो देख लीजिएगा आंसर हो जाएगा क्वेर। एक इडियम है टू कीप द वो फ्रॉम द डोर। टू कीप द वो फ्रॉम द डोर, इस इडियम का क्या मतलब है, एवॉइड स्टारवेशन, क्रैक अ डील, एंट्री प्रोहिबिटेड, या फिर हैव अ प्लीजेंट टूर। देख लीजिएगा एलोंग विथ क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है कि किसमें आया हुआ है। इसका मतलब होता है टू कीप द वो फ्रॉम द डोर, मतलब एवॉइड स्टारवेशन, यानी कि आपके पास इतना पैसा है ताकि आप लोग आप अच्छा से गुजर बसर कर पा रहे हैं, यानी कि खा पी पा रहे हैं अच्छा से, उतना पैसा आपके पास है। इसके लिए इडियम यूज होता है टू कीप द वो फ्रॉम द डर, यानी कि अवॉइड स्टारवेशन, इतना एनफ मनी है आपके पास
ताकि आप लोग अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है, सब चीज़ कर सकते हैं। एवॉइड स्टारवेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक और देख लीजिएगा, ये भी एसीसी सीजीएल, बार बार जेएसएससी आता है ना एसीसी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया गया था, टीथिंग प्रॉब्लम। ये टीथिंग प्रॉब्लम भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। जब कोई चीज़ नया चीज़ आप शुरू करते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है से आप नहीं कर पाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होता है। कोई भी चीज़ कीजिए, कोई भी काम करना अगर शुरू किया जाता है तो इनिशियल फेज में ना बहुत डिफिकल्टीज आती है, तो वही धीरे धीरे करते रहिएगा तो डिफिकल्टी जो है से उसे कुछ सीखते जाइएगा और वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब छोड़ दीजिएगा तो होने वाला नहीं है, ठीक है, यही तो होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ तो इतना डिफिकल्टीज हुआ था मत कहिए जब यूट्यूब पे आया था, तो अब तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाता है, यही होता है सबके साथ। ओके, डिफिकल्टी शुरुआत में आता है, बाद में यार नहीं रहता है, यह परमानेंट नहीं है। एवॉइड स्टारवेशन, हाँ डिफिकल्टी का फॉर्म चेंज होगा, लाइफ में तो डिफिकल्टी बंद नहीं होने वाला है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू क्राई कैन नॉट पे द बिल डोंट स्पेंड। बोला जा रहा है कि अगर तुम बिल को पे नहीं कर सकते हो तो स्पेंड नहीं करो भाई, तो यहाँ पे स्पेंड यूज कर दिया गया। ऐसे तो देखा जाए तो यह सेंटेंस जो है आपका है जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होगा और डोंट यहाँ के साथ यहाँ पे स्पेंड लगाया होगा। स्पेंड क्या है, स्पेंड ऐसे V2 फॉर्म है, V2 और V3 दोनों है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे V3 और या V2 नहीं लगाना, हमको V1 चाहिए, और V1 स्पेंड का क्या होगा, V1 स्पेंड का होगा स्पेंड, समझ गए। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो गया, समझ गए। और एक तो मैं आपको एवरग्रीन रूल बताया था कि डू के किसी भी फॉर्म हो, डू डज या डिड, उसके साथ हमेशा V1 आपको यूज करना है, बताया था ना, तो उसको भी कर लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो, ठीक है, बशर्ते कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होना चाहिए। मिसस्पेल्ड वर्ड बताइए, प्रिविलेज, इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन या फिर अटेंडेंस, कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरफेरेंस में यहाँ पे कहीं भी ए नहीं होता है, सब जगह ई होता है इंटरफेरेंस ना, इसको देख लीजिएगा, इंटरफेरेंस ए होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका बी हो गया, इंटरवेंशन का स्पेलिंग सही है, अटेंडेंस वगैरह प्रिविलेज विशेषाधिकार होता है, इंटरफेरेंस समझ गए, तो ई हो गया आपका सही स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए होता क्या है ना कि इस तरह के क्वेश्चन अभी आप पढ़िएगा तो आसान लगेगा, एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर रहता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ दुनियादारी माइंड में चलते रहता है, तो उस समय प्रेशर में आ करना आपको समझ में नहीं आता है कि ई पहले था कि ए पहले था, ठीक है, या फिर आई पहले था कि ई पहले था, ऐसे कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी एक आई और ई वाला क्वेश्चन आएगा, फिर से एक देख लीजिए, एक इडियम है टू पे लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, टू किस समवन, टू प्रिटेंड टू बी लॉयल, यानी कि बहानेबाजी करना कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, बुरा है ही नहीं। टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना। टू आज क्या हो रहा है, टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट, सपोर्ट और लॉयलिटी फॉर समथिंग इनसिंसियरली। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं या उसके प्रति लॉयल बन रहे हैं। इनसिंसियरली मतलब अंदर में आपका दिल में नहीं है कि उसके लॉयल है, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहे हैं आप, यानी कि ढाढ़स बंधा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, हम तो तुम्हारे साथ है यार, टेंशन मत लो ना, कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल देना बस एक बार, बस, ठीक है। और जब पता चला कि जब जरूरत आया तब कॉल ही नहीं उठा रहे हैं तो इस तरह भी लोग होते हैं। तो इसका आंसर यही वाला है, ऑप्शन नंबर डी, टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट, सपोर्ट एंड लॉयल्टी फॉर समथिंग इनसिंसियरली, यही होता है टू पे लिप सर्विस, झूठों का ढांढस बंधाना, झूठों के सांत्वना देना। ये जो किस होता है KISS, इसका फुल फॉर्म भी होता है, किसी को है पता। मैं तो ऐसी चीज को सर्च करता रहा, थोड़ा सा ऑड दिखता है ना, तो कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि आखिर होता क्या है। किस का दो फुल फॉर्म मुझे याद है, एक होता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और एक जो होता है इसका कम्युनिकेशन में यूज है, यानी कि प्रिंट मीडिया में अगर यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होता है, ये भी फुल फॉर्म होता है, जान नॉलेज रखना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल फुल होता है किसका। आंसर इसका डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फिर एक वन वर्ड बताना है, वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो ऐसा आदमी जो दूसरे के लिए बोलता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, दूसरे के लिए बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, ओरेटर, वर्बोस, टॉकेटिव या फिर स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन है, जैसे आप लोग सुने होंगे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होता है
उसका एक स्पोक्स पर्सन होता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री एक ऐसा आदमी होता है जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बिहाफ में बोलता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसको स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। अभी भारत के स्पोक्स पर्सन कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में? जाके देख लीजिए। स्पोक्स पर्सन उसी को बोला जाता है कि किसी के बिहाफ में कोई बोलता है तब। ओरेटर का मतलब होता है जो कि बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो ना, जो बहुत अच्छा स्पीच देता है, ओके, बहुत ज़्यादा, हाँ, अच्छा स्पीच देता है, उसको ओरेटर बोलते हैं। भरबोज का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा शब्द वगैरह का यूज कर देना। और टॉकेटिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ओरेटर और टॉकेटिव में अंतर है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको तो बोलेगी कि फालतू का बोल रहा है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा बोलता है उसको अपने बोलिएगा, वो कितना भी बोले लेकिन अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है। और वो बिना मतलब कोई चीज़ बोल रहा है तो बोलेगा ये फालतू का है। ठीक है, तो चीज़ ऐसी था, बोलना तो है लेकिन क्या बोलना है इस पर ध्यान देना है। आंसर इसका डी हो गया, स्पोक्स पर्सन। बाकी सारा वर्ड्स का मीनिंग बता दिया। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 9 इज सोनालिका प्लेज फुटबॉल ऑन संडे डज सी। यह क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और इसको में एरर पता करना है। ऑब्वियस बात है, सेंटेंस पढ़िए, सोनालिका प्लेज फुटबॉल ऑन संडे। क्या करती है? संडे को फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल होगा थर्ड पर्सन में है, इसके साथ प्लेज यानी कि V5 लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? सेंटेंस एक्चुअली में अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव का क्या होता है क्वेश्चन टैग? अफर्मेटिव का निगेटिव होता है। अब यहाँ पे आपको अफर्मेटिव ही दे दिया है, तो डज सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डजंट लगना चाहिए, तब जाकर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। क्लियर? तो एरर इज इन पार्ट सी, सी इज इन पार्ट सी, सो टिक द पार्ट सी। तो सी इसमें एरर था, समझ गए? जस्ट वाइस वर्सा होता है, अफर्मेटिव का निगेटिव और निगेटिव का जो है से अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कैन इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड। इज इट ट्रू? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। इज इट ट्रू दैट नेहा इज करेंटली इंगेज विथ राइटिंग अ बुक अबाउट झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी? झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी आपको पता होगा 1932 का खतियान लागू करने की बात किया जा रहा है, वीडियो भी बनाया था, चेकआउट कर सकते हैं। तो झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी पे एक बुक लिख रही है करेंटली, इंगेज है उसी में। तो कहाँ पे गड़बड़ी है? यहाँ पे जो है इंप्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। विथ का है तो क्या होना चाहिए? ऑफ, फॉर, एट या इन। कोई कर सकता है इंप्रूव? जी हाँ, कर सकता है। जब आप कोई काम करते रहते हैं ना तो इंगेज विथ ने इंगेज इन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई वर्क में काम कर रहे हैं, उसमें लिप्त हैं, तो उसको इंगेज इन कहा जाता है, विथ नहीं। जबकि हाँ, किसी पर्सन के साथ आप लोग बिजी हैं तो उसको इंगेज विथ बोला जाता है। तो इंगेज विथ अ पर्सन होता है और इंगेज इन अ बिजनेस होता है। और कॉन्सेप्ट अच्छा है, याद रख लीजिएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि में से कौन जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। कैरियर, ए कैरियर, ए कैरियर या फिर ए कैरियर, कौन सा सही कैरियर है बताइए? ऑप्शन नंबर 20 का सही कैरियर है। जो लाइफ में आप लोग का कैरियर होता है, ओके, उसको CAR बोला जाता है, कैरियर। ठीक है, और एक कैरियर वो ले जाने वाला होता है, उसको ऐसे कीजिए, जिससे कैरी होता है ना, CARRIY, तो ये होता है कैरी। इसको कैरियर से कैरियर अगर बनाना होगा तो CARRIER। ठीक है, तो कैरियर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो एक कैरियर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिलेक्ट द एंटोनिम बताना है जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है। सी इज अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन। क्या है? एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमन है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अट्रैक्टिव का मतलब होता है खूबसूरत, तो इसका हो जाएगा अगली। ओके, समझ लगे? तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चार्मिंग तो इसका खुद एक सिनोनिम हो जाएगा। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। सेंटेंस में ऐसे भी इडियम आपसे पूछे जाते हैं कि सेंटेंस दे देंगे, उसमें एक इडियम का यूज रहेगा, अब बता पूछेंगे कि बताइए कि क्या मीनिंग है। डोंट बीट अराउंड द बस, आई डोंट लाइक इट। बोल रहा है कि डोंट बीट अराउंड द बस, आई डोंट लाइक इट। तो क्या इसका मीनिंग होना चाहिए? बीट अराउंड द बस का मतलब टू स्पीक एग्रेसिवली, टू एक्साजरेट, टू स्पीक वेरी क्लियरली, नॉट कमिंग टू द पॉइंट। देखिए, इसका मतलब होता है ना, घुमा फिरा कोई बात नहीं बोलता है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, तो उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बस, यानी कि डोंट कमिंग टू द पॉइंट। आगे पीछे बात कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है उससे भटक गए हैं, बात ही नहीं कर रहे उस पर। ठीक है, टू स्पीक क्लियरली नहीं होगा, जस्ट इसका तो अपोजिट मीनिंग दे देगा। आंसर डी हो गया, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 14 इज व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन है इसमें पार्ट, आपको चूज करना है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ओबीसी रिजर्वेशन इन झारखंड। झारखंड में जो ओबीसी रिजर्वेशन है 14 से 27% किया गया है, आइडिया तो होगा। तो उसी से एक सेंटेंस में बना दिया। तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है? आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ओबीसी रिजर्वेशन इन झारखंड। पता चल रहा है यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट है बी में। क्यों? क्योंकि डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन अबाउट नहीं लगता है।
डिस्कस का मतलब ही होता है टू टॉक अबाउट। ध्यान दीजिएगा, डिस्कस जो वर्ड है, डिस्कसिंग को नहीं बात कर रहा हूँ, डिस्कस के बारे में बात करें तो यहाँ पे उसका मतलब होता है टॉक अबाउट। तो ऑलरेडी इसका मतलब होता है टॉक अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट सुपरफ्लुअस होगा, इसको ध्यान रखिएगा ना। जैसे आप लोग काइंडली या प्लीज के साथ काइंडली वर्ड यूज करते तो गलत है, उसका तो मतलब ही होता है कृपया करना, मतलब रिक्वेस्ट करना। तो फिर से जो है काइंडली वर्ड या प्लीज वर्ड एक साथ यूज करना जो जैसे सुपरफ्लुअस माना जाता है, गलत माना जाता है। तो डिस्कस अबाउट द नहीं होना चाहिए। आई एम डिस्कसिंग द ओबीसी रिजर्वेशन इन झारखंड, यही करेक्ट सेंटेंस होगा। अबाउट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। फिलर है द डैश टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफिकल्ट। देखिए क्या होगा इसका, ए वाला एसेंट, एसेंट, डिसेंट या फिर ये डिसेंट। देखिए ये असेंट और यहाँ पे एसेंट दोनों है। यह देखिए एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है, ASCENT। तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, असेंट। यानी कि जो चढ़ाई है ना टॉप ऑफ द माउंटेन का, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऊपर अगर चढ़ते होंगे माउंटेन पर तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे एरिया में एक बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है, तो वहाँ पर मैं एक बार चढ़ गया था तो असेंट जो होता है चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो असेंट होता है, असेंट लगेगा मतलब ऊपर चढ़ाई करना। बाकी सारे वर्ड्स को मीनिंग बताते हैं आपको। देखिए ये जो डिसेंट लिखा हुआ है, डिसेंट मतलब खिसकना होता है ना, डिसेंट मतलब होता है खिसकना। और यहाँ जो ये डिसेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है असहमति, इसका मतलब होता है असहमति, और एसेंट का मतलब होता है सहमति। ठीक है, ये दोनों वर्ड एसेंट का डिसेंट एक दूसरे का एंटोनिम्स है, समझ लीजिएगा। एसेंट का उल्टा होता है डिसेंट, ठीक है, या डिसेंट का उल्टा एसेंट होता है। इसको देख लीजिए, डिसेंट मतलब खिसकना होता है, एसेंट मतलब चढ़ाई होता है। तो द असेंट टू द टॉप ऑफ माउंटेन वाज वेरी डिफिकल्ट, चढ़ाई एसेंट सेंस में है। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो पढ़ते होंगे ना, उसी से है। क्वेश्चन नंबर 16 इज चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका मीनिंग बताना है। पढ़िए, ही गॉट इनटू सेवरल अल्टरकेशन विथ हिज बॉस, कॉन्कॉर्ड, अंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट। सही आंसर इसका सी होगा। अल्टरकेशन का मतलब होता है आर्गूमेंट कर देना, तो बॉस के साथ उसका आर्गूमेंट हो गया था। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं कॉन्कॉर्ड, अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट, सबका मतलब सहमति होता है। और ये जो वर्ड अल्टरकेशन है इसका सब एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब आपको बताना है लैकोनिक, रिजर्व्ड, आउटस्पोकन या फिर टैसिटर्न। देखिए कैंडिड का मतलब होता है ना एकदम आउटस्पोकन, जो कि एकदम फटाफट बोलते रहता है, उसको बोलते हैं आउटस्पोकन। ठीक है, मुंहफट इसको बोला जाता है हिंदी में, कैंडिड निसंदेह जो बोलता है। लैकोनिक मतलब भी होता है जो कम बोलता है। रिजर्व मतलब भी कहीं ना कहीं मीनिंग वही होता है कि मतलब जो अपने आप को खुद तक लिमिट रखता है, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, उसी को रिजर्व बोलते हैं। और टैसिटर्न भी वही होता है, यानी कि लैकोनिक, रिजर्व और टैसिटर्न एक दूसरे का साइनोनिम्स है, समझ गए। टैसिटर्न मतलब ये होता है जो कम बोलता है। ये भी टैसिटर्न वर्ड इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछा गया है कि वन हु स्पीक्स वेरी लेस, उसको टैसिटर्न बोला जाता है। क्वेश्चन 18 इज गिव द वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, जो दूसरे की गलती के लिए जिसको आरोपित कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो दूसरे के मतलब जो दोष दूसरा का है लेकिन ब्लेम आप लोग किसी और पे डाल दिए तो उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बलि का बकरा बना देना। ठीक है, कि तुम तो बलि का बकरा बनाए गए हो। ठीक है, बर्सर, कैप्टर, फ्लेगमेटिक या फिर स्केप गोट, इसको बोलते हैं स्केप गोट। जब बताया होगा कि बलि का बकरा तो समझ गए होंगे, स्केप गोट हो जाएगा, यानी कि बलि का बकरा बना देना, किस गलती कोई और किया है और सजा किसी और का मिल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी सारे वर्ड्स। बर्सर जो होता है एक ऐसा प्राणी होता है, इंसान होता है, जो कि स्कूल में का जो अकाउंट होता है, फाइनेंशियल जो लेन देन होता है उसका देख रेख करता है, स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, यूनिवर्सिटी सबका। कैप्टर मतलब जो आपको लिमिट करने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो तो वैसा मत करो। फ्लेगमेटिक एक ऐसा वर्ड है जो कि जानने में बड़ा मस्त लगेगा आपको, इस पर बहुत सारा मीम्स भी बना है। फ्लेगमेटिक एक वो मतलब एक जिसको आसानी से मतलब क्रोध न दिलाया जा सके। तो आपको गुस्सा आया नहीं आया, गुस्सा आया नहीं आया, फिर पता है ना क्या होता है स्केप गोट इसको बोला जाता है। आंसर इसका डी हो गया। सारे वर्ड्स का मीनिंग लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। फ्लेगमेटिक, वन हु कैन बी मेड एंग्री, वहाँ पे कैन नहीं होना चाहिए, कांट होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर दूंगा, जिसको जल्दी गुस्सा न दिलाया जा सके। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए। कंसीव, लीजर, रेन या फिर नीफ, नाइस। क्या होना चाहिए, ऐसे नाइस नहीं बोलेंगे, नीस बोलेंगे इसको ना, इसका प्रोनाउंसिएशन नीस होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, यही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नीस मतलब भतीजी होता है, तो इसका स्पेलिंग NIEC होता है ना, नीस, समझ गए, न कि NEIC। बाकी कंसीव, लीजर, रेन सारा का सारा जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्वेश्चन 20 इज व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ जैक। जैक का फेमिनिन जेंडर बताना है, जेनी, बक, ड्रोन या मेयर।
जैक मतलब होता है जो मेल डंकी होता है उसको जैक बोला जाता है। उसका आंसर ए हो जाएगा, जेनी। ओके, जो फीमेल डंकी होती है उसको जेनी कहा जाता है। बक बोलते हैं आप लोग मेल डियर को। ड्रोन बोला जाता है मेल बी को। मधुमक्खी समझते हैं ना, तो मेल जो मधुमक्खी होता है उसको ड्रोन के नाम से आप लोग जानते हैं। मेयर होता है एक फीमेल जो हॉर्स होती है उसको मेयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ए हो चुका है। ऐसे भी क्वेश्चन जेएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वंदे भारतम, जय हिंद।